हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल शिक्षा सारथी। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन की तैयारी हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग जिसका जो है DEC 1 के हम लोगों ने काफ़ी पार्ट्स कर चुके हैं। DEC 2 का हम लोग यूनिट 3 तक कर चुके थे। ब्लॉक 1 का यूनिट 3 कर चुके हैं। आज हम लोग ब्लॉक 1 के यूनिट 4 को पढ़ेंगे। एक्चुअली ये जो DEC 2 है वो है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ न्यूट्रिशन है, उसका ब्लॉक 1 का यूनिट 4 का हेडिंग है द मैक्रोन्यूट्रिएंट्स पार्ट 1 कार्बोहाइड्रेट्स एंड वाटर। द मैक्रोन्यूट्रिएंट्स पार्ट 1 कार्बोहाइड्रेट्स एंड वाटर, इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। देखिए, दो चीज़ है, मैक्रो और माइक्रो है। मैक्रो मतलब वैसे पोषक तत्व, मैक्रोन्यूट्रिएंट मतलब वैसे पोषक तत्व जो हमारे शरीर को ज़्यादा मात्रा में चाहिए, और माइक्रो न्यूट्रिएंट मतलब वैसे पोषक तत्व जो बहुत कम मात्रा में हमारे शरीर को चाहिए। ठीक है, तो अभी हम लोग इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स एंड वाटर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स पार्ट 1। ठीक है, पोषक तत्व जो है, न्यूट्रिएंट्स हम खाने का एक एसेंशियल पार्ट होते हैं। ठीक है, खाने में बहुत कुछ रहता है, सेलुलोज रहता है, स्टार्च रहता है, पानी रहता है, सब कुछ रहता है। उसमें पोषक तत्व भी खाने में रहते हैं, फैट्स रहता है। तो जो पोषक तत्व है वो एक एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट है फूड का, एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है फूड का, और वो हमारे बॉडी को सूटेबल अमाउंट में पोषक तत्व मिलना चाहिए, कुछ ज़्यादा कुछ कम, है ना। सही अमाउंट में हम लोग को मिलना चाहिए। अगर देखा जाए तो से 40 तरह के एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ठीक है, 40 तरह के बहुत ही जरूरी पोषक तत्व होते हैं। उनका ये 40 कैसे कैटेगराइज किया गया, तो उनका जैसे केमिकल स्ट्रक्चर है ना, उनका अगर केमिकल मतलब उनका फॉर्मूला अगर लिखेंगे तो उनका, और उसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो उनका केमिकल स्ट्रक्चर के हिसाब से, उनका प्रॉपर्टीज के हिसाब से ये 40 एसेंशियल न्यूट्रिएंट को 5 अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, अब ये 5 कैटेगरी देखिए, हम लोग ये छोटे से स्कूल में पढ़ते आ रहे हैं। क्या क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन एंड मिनरल्स, है ना। ये है कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन एंड मिनरल्स, ये सब है। ठीक है, और इसमें इसके साथ साथ जो है वाटर को भी ऐड कर दिया जाता है, क्योंकि वाटर को खाने बोला जाता है कि वाटर खाना भी है, साथ ही साथ वो एक मैक्रो न्यूट्रिएंट भी है ना, एक बड़े अमाउंट का पोषक तत्व भी है हमारे शरीर के लिए, जो बड़े अमाउंट में चाहिए। ठीक है, हम लोगों ने यूनिट 1 में पढ़ा था, जो है माइक्रो न्यूट्रिएंट और मैक्रो न्यूट्रिएंट के बारे में पढ़े थे। हम लोग का खाना, हम लोग जो खाते हैं, इंडियंस लोग खासकर जो हम लोग खाना खाते हैं, तो हम लोग के खाना में सबसे वजनदार चीज क्या होता है, सबसे ज्यादा अमाउंट में हम लोग क्या खाते हैं, वो है कार्बोहाइड्रेट्स है। ठीक है, हमारे खाने का वजन क्यों होता है? क्योंकि उसमें कार्बोहाइड्रेट्स होता है, साथ साथ प्रोटीन होता है, फैट होता है, पानी होता है। तो ये सारे चीज जो है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट और पानी, इन सबको मिला के इनको मैक्रो न्यूट्रिएंट बोलते हैं। यानी कार्बोहाइड्रेट हमको अच्छे तरीके से शरीर में चाहिए, प्रोटीन भी चाहिए, फैट भी ज्यादा अमाउंट में चाहिए, और वाटर भी चाहिए। ऑल्दो अब फैट थोड़ा कम चाहिए, क्योंकि आजकल के लोग शारीरिक परिश्रम करते ही नहीं है, तो फैट उनका यूज अप ही नहीं होता है। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट और वाटर, ये सब मैक्रो न्यूट्रिएंट कहलाते हैं। और विटामिन और मिनरल्स जो है वो हमारे शरीर को रोगों से लड़ने के लिए चाहिए। ठीक है, तो वो हम लोग को छोटे छोटे अमाउंट में मिलने से भी चलेगा। ठीक है, तो विटामिन और जो हम लोग जितना भी खाना खाते हैं, हम लोग की थाली में जितना खाना होता है, उसमें एक छोटा पार्ट रहता है विटामिन और मिनरल्स का रहता है। हमारे खाने का अगर हम लोग 1 केजी तो नहीं, 100 ग्राम का कुछ खाना खा रहे हैं, तो उसमें कुछ ग्राम ही रहेगा हमारा विटामिन और मिनरल रहेगा। ठीक है, तो ये जो कम अमाउंट में हमारे बॉडी को हम लोग दे रहे हैं, वो है माइक्रो न्यूट्रिएंट। ठीक है, तो हमारे बॉडी को कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन और पानी ज्यादा अमाउंट में चाहिए, कंपेयर टू किससे? विटामिन और मिनरल से कंपेयर करने पे हम लोग को वो सब ज्यादा चाहिए। तो विटामिन, मिनरल माइक्रो न्यूट्रिएंट हो गए, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट और वाटर मैक्रो न्यूट्रिएंट हो गए। ठीक है, अब जो है ये ब्लॉक का हम लोग यूनिट 4 से लेकर यूनिट 7 तक हम लोग इसी के बारे में पढ़ेंगे, कि मैक्रो न्यूट्रिएंट और माइक्रो न्यूट्रिएंट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब इस यूनिट में हम लोग पढ़ेंगे, यूनिट 4 में, कि फूड हमारा बॉडी कैसे हैंडल करता है, कैसे हमारे बॉडी में फूड डाइजेस्ट होता है, कैसे अब्जॉर्ब होता है, फूड के पोषक तत्व हमारे बॉडी का सेल्स तक कैसे पहुंचते हैं, पोषक तत्व हमारे सेल्स तक, और कैसे हमारा बॉडी उसको यूटिलाइज करता है। ठीक है, फिर हम लोग 2 मैक्रोन्यूट्रिएंट कैटेगरी के बारे में आगे पढ़ेंगे, कार्बोहाइड्रेट और वाटर के बारे में पढ़ेंगे। आप जानेंगे कि ये न्यूट्रिएंट का कैसा नेचर होता है, उस किन खानों के सोर्सेस से, फूड सोर्सेस से ये मिलते हैं, इनका फंक्शन क्या है, ये क्या काम करते हैं। ठीक है, और आगे पढ़ते हैं। पहला वाला टॉपिक जो है, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फूड एंड ओवरव्यू। ठीक है, आप देखिए, ये सब जो है ना, ये हम लोग बहुत छोटे क्लास से स्कूल में भी पढ़ते पढ़ते आ रहे हैं।
तो आप इसको थोड़ा-सा एक बार अगर बस सुन लेंगे या रीड कर लेंगे आपकी बुक से, तो आप लोग को आसानी से ये समझ में आ जाएगा। तो इसमें हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम बना हुआ है और उसमें समझा रहा है कि अ, आपको एक आइडिया होना चाहिए कि फूड का डाइजेशन कैसे हो रहा है, अब्जॉर्प्शन कैसे हो रहा है। डाइजेशन माने हजम कैसे हो रहा है, अब्जॉर्प्शन माने हमारा बॉडी उस खाने से पोषक तत्व कैसे ले रहा है। ठीक है, आखिर डाइजेशन का पर्पस क्या है, खाना को हजम होने की ज़रूरत क्या है। ठीक है, ये डाइजेशन प्रोसेस जो है ना, ये डाइजेशन प्रोसेस के कारण ही जो फूड में कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है, फूड की जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस से कहने का मतलब है कि वो केमिकली बहुत बड़े बड़े कंपाउंड सब होते हैं, वो टूट जाते हैं। ठीक है, ऐसा कहना ठीक रहेगा। तो जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होते हैं, जटिल पदार्थ जो खाने के होते हैं, वो टूट जाते हैं सरल पदार्थों में, सिंपलर सब्सटेंसेस में टूट जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा बॉडी सिंपलर रूप में ही उसको, सरल पदार्थ को ही ग्रहण कर पाएगा हमारा बॉडी। इसलिए जो जटिल पदार्थ होते हैं, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होते हैं, वो सिंपलर सब्सटेंसेस सरल पदार्थ में टूट जाते हैं। किस प्रोसेस के थ्रू? डाइजेशन प्रोसेस के थ्रू। ठीक है, और उसे हमारा बॉडी उसको अब्सॉर्ब कर लेता है, सोख पाता है और यूज करता है, यूटिलाइज करता है। ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस क्या क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट्स है। हाँ, ये सब जब हमारा बॉडी में खाना के साथ डाइजेस्ट हो रहा है, जब खाना डाइजेस्ट हो रहा है, तो इन सब में कुछ कुछ चेंजेस होता है। पर वाटर और मिनरल्स और विटामिन जो है खाने में जो हम लोग पानी का अंश जा रहा है, वाटर और मिनरल्स विटामिन, उसको टूटने की जरूरत नहीं है। हमारा बॉडी उसको डायरेक्टली ही एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, उसमें कुछ डाइजेशन करने का होने का उसको जरूरत नहीं है। ठीक है, अब डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन किस में होता है? जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है बॉडी का, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट या डाइजेस्टिव पाइप कह ले, जो बॉडी का है, उसमें ही ये सब कुछ होता है। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कहाँ से होता है? हमारे मुंह से शुरू होके पूरा एंड तक, है ना, एंड तक जाएगा, एनस तक जाएगा, वो पूरा ही डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कहलाएगा। ठीक है, तो इसी डाइजेस्टिव ट्रैक में जो है डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड होता रहता है। ठीक है, आप इस डायग्राम में देखेंगे, पहले हमारा माउथ है, माउथ के पीछे माउथ से एक पाइप अंदर जा रहा है, तो माउथ के तो पीछे तरफ क्या है? सलाइवरी ग्लैंड है, जैसे सलाइवा निकल के मुंह में मिक्स होता है। फिर जो एक नली जा रही है अंदर, उसको ईसोफेगस बोल रहा है। ईसोफेगस नीचे जाके स्टमक से जुड़ा हुआ है, और स्टमक के साइड में बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन क्या है? लिवर है। ठीक है, जो हमारे बॉडी, ह्यूमन बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन लिवर है। फिर स्टमक के नीचे ही आप देखिए पैंक्रियाज है, और पैंक्रियाज से फिर हम लोग आगे आएंगे तो बाहर की तरफ तो लार्ज इंटेस्टाइन का एक रेक्टेंगुलर फिगर है, और उसके भीतर अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन है, जो कि वही जो पेट से जो नली आ रही थी, उसी नली से वह जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो किस पाथ में, किस रास्ते में डाइजेस्टिव सिस्टम में खाना जाता है? मुंह से ईसोफेगस को जाता है, ईसोफेगस से स्टमक को जाता है, पेट को, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी अंतड़ियों को जाता है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन बड़ी अंतड़ियों को जाता है, फिर रेक्टम में जाता है। ठीक है, और फिर एनस में जाता है। ठीक है, जहाँ से एक्सक्रीट हो जाता है वेस्ट प्रोडक्ट। तो देखिए, इस डायग्राम में लिवर और पैंक्रियाज को भी दिखाया गया है। लिवर और पैंक्रियाज हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं है, पर उनसे कुछ इतने इंपॉर्टेंट जूसेस निकलते हैं। ठीक है, और कुछ तरह के तरल पदार्थ निकलते हैं, सेक्रीशंस कुछ निकलते हैं, जो कि खाने को डाइजेस्ट करने में बहुत मदद करता है और खाने का पोषक तत्व को एब्जॉर्ब करने में बहुत मदद करता है। यानी कि लिवर और पैंक्रियाज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो डाइजेस्टिव जूसेस एंड सेक्रीशन सेक्रेट करते हैं। ठीक है, अब ये जो पूरा प्रोसेस है डाइजेशन का, ठीक है, ये पूरा प्रोसेस के टाइम में फूड, जब पूरा प्रोसेस चलता रहता है डाइजेशन का, उस समय जो है फूड हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में ही रहता है। ठीक है, प्रोसेस ऑफ डाइजेशन कहाँ से शुरू हुआ? जब हम लोगों ने खाना को इंजेस्ट किया या इनटेक किया, मैंने खाना को हम लोगों ने अपने मुंह पे डाला, वहीं से प्रोसेस ऑफ डाइजेशन शुरू हो गया। वहां से फूड हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के दूसरे दूसरे पार्ट में चला जाएगा। ठीक है, हर एक पार्ट जो डाइजेस्टिव सिस्टम का है, ईसोफेगस, रेक्टम और एनस, ये तीन को छोड़ दें, अगर ईसोफेगस, रेक्टम और एनस को छोड़ दे, तो बाकी डाइजेस्टिव सिस्टम का जो भी पार्ट है, सब में एक कुछ तरह का डाइजेस्टिव जूस निकलता रहता है, जो कि खाने को हजम करने में मदद करता है। ठीक है, ये कोई पर्टिकुलर डाइजेस्टिव सिस्टम के किसी पर्टिकुलर पार्ट से निकलता है, या फिर दूसरा ऑर्गन या ग्लैंड उस डाइजेस्टिव जूस को देता है डाइजेशन के समय, जैसे कि लिवर और पैंक्रियाज देते हैं। ठीक है, अब इस डाइजेस्टिव जूसेस में क्या होता है? कुछ तरह का एक केमिकल होता है, केमिकल सब्सटेंस होता है, जिसको कि एंजाइम्स हम बोलते हैं। ठीक है, एंजाइम्स क्या है? एंजाइम्स एक तरह का प्रोटीन है, जो कि
केमिकल रिएक्शन को फास्ट कराता है, ठीक है, जिसकी मदद से केमिकल रिएक्शन तेजी से होने लगता है। एंजाइम्स एक तरह का प्रोटीन है कि ये जो फूड जो टूट रहा है सिंपलर सब्सटेंसेस, वो भी केमिकल रिएक्शन ही हो रहा है। तो वहाँ पे वो एंजाइम जो जो एक तरह का प्रोटीन है वो केमिकल रिएक्शन को आसानी से करने देता है, फूड को टूटने में वो मदद करता है, ठीक है। और इस तरह से फूड सब्सटेंसेस में चेंज लाता है। हमने पढ़ा ना कि कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन डायरेक्ट बॉडी नहीं ले पाएगा, उसमें चेंजेस लाना पड़ेगा। तो ये एंजाइम मदद करता है चेंज लाने में केमिकल रिएक्शन करा के, पर खुद कुछ भी चेंज नहीं करता है अपने आप को, ठीक है। अब हम लोग डाइजेशन ऑफ फूड की बात करें तो देखते हैं कि किस तरह पूरा प्रोसेस डाइजेशन का होता है। स्टेप बाय स्टेप होता है, अलग अलग साइट पे, अलग अलग जगह पे डाइजेस्टिव सिस्टम का स्टेप बाय स्टेप डाइजेशन प्रोसेस होता रहता है। माउथ, हाँ, आपने पहले ही नोटिस किया है कि प्रोसेस ऑफ डाइजेशन कहाँ पे शुरू होता है? माउथ से, है ना। जहाँ खाने को हम अच्छी तरह से चबाते हैं, किसकी मदद से? अपने टीथ की मदद से, अपने दांतों की मदद से चबाते हैं और सलाइवा उसके साथ मिक्स हो जाता है, ठीक है। तो फूड जब हमारे माउथ में, उसी समय उसके ऊपर एक एंजाइम एक्शन करता है, ठीक है, एंजाइम उसके साथ रिएक्ट करता है, ठीक है। और वो एंजाइम किसके ऊपर रिएक्ट करता है जब हम लोग खाने को चबा रहे हैं? कुक्ड कार्बोहाइड्रेट्स, यानी ऐसे कार्बोहाइड्रेट जैसे कि चावल हो, आलू हो, जिसे हमने पका के खाया है, ठीक है, उनके ऊपर वो एंजाइम एक्ट करता है। हाँ, स्टार्च जिसको एक्चुअली हम बोलेंगे, और आधा अधूरा उनको वहीं पे डाइजेस्ट करा देता है, या फिर उनको बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है वो एंजाइम, ताकि वो आसानी से बॉडी डाइजेस्ट कर सके, ठीक है। अब हम लोग स्टमक के पास जाएंगे। अब जो चबाया हुआ खाना है वो हमारे मुंह के सलाइवा के साथ मिक्स होके स्टमक के पास जाएगा। कैसे? एक पाइप के थ्रू, ट्यूब के जैसा पाइप है, वो क्या है? ईसोफेगस है, ठीक है। ईसोफेगस के बाद वो कहाँ जाएगा? स्टमक में चला जाता है। वहां से स्टमक में भी डाइजेस्टिव जूस रहता है, स्टमक के वाल से डाइजेस्टिव जूस निकलता है, जो कि खाने को हजम करने में मदद करता है, जिनको कि गैस्ट्रिक जूस भी बोलते हैं। और ये डाइजेस्टिव जूस एसिडिक नेचर का होता है, क्योंकि हमारे स्टमक के भीतर हम लोग जानते हैं ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होता है, तो एसिडिक नेचर का होता है। अब ये फूड जो है वो गैस्ट्रिक जूस के साथ मिक्स हो जाता है और सूप के जैसा अब बन जाता है। पहले चूर चूर होके आया है, अब वहाँ पे गैस्ट्रिक जूस के साथ मिक्स कर सूप के जैसा कंसिस्टेंसी हो गया। गैस्ट्रिक जूस में भी एक एंजाइम होता है जो कि क्या करता है? वो प्रोटीन के ऊपर रिएक्शन करता है, वो एंजाइम, और उनको भी आधा अधूरा वहां पे डाइजेस्ट करा देता है। अभी भी खाने का दूसरा न्यूट्रिएंट केमिकली चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। जैसे कि फैट्स, प्रोटीन्स, और ये तो आधा अधूरा चेंज हो गया, फैट्स अभी भी चेंज नहीं हुआ है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में हम लोग जाते हैं, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन पे हम लोग जब जा रहे हैं तो क्या होता है कि आगे हम लोग पढ़ते हैं। हाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन अब जो है स्टमक के बाद वो जो ट्रैक्ट है, वो पाइप कहाँ पहुंचा है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। अभी आधा अधूरा खाना का कुछ कुछ पार्ट डाइजेस्ट हो गया, जैसे कार्बोहाइड्रेट थोड़ा डाइजेस्ट हो गया, प्रोटीन डाइजेस्ट हो गया है, वो स्टमक से अब स्मॉल इंटेस्टाइन में चला गया, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन में भी कुछ जूसेस है जिनको इंटेस्टाइनल जूसेस बोलते हैं, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन खुद निकाल के देता है, ठीक है। और कुछ वहां पे लीवर और पैंक्रियास से भी सेक्रेशंस आते हैं। लीवर से जो सेक्रेशन आएगा, लीवर से जो तरल पदार्थ आएंगे वो बाइल कहलाएगा, और पैंक्रियास से जो तरल पदार्थ आएंगे वो पैंक्रियाटिक जूस कहलाएगा। ये सब स्मॉल इंटेस्टाइन में आके मिलते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइनल जूस के साथ मिलते हैं, ठीक है। और ये खाने को डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं। बाइल क्या करता है जो लिवर से आ रहा है, कि वो डाइजेशन में मदद करता है और फैट को एब्जॉर्ब कराने में मदद करता है। जो हम लोग तेल का जिन पदार्थ खा रहे हैं, घी वगैरह, तो उसको वो फैट अंश जो है, सिर्फ घी की, जो मटन में भी फैट अंश होगा, कि जो भी जो फैट अंश है खाने का, उसको वो बाइल डाइजेस्ट कराने में मदद करता है और बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर सके, फैट्स को ले सके, उसमें मदद करता है। और ये जो पैंक्रियाटिक और इंटेस्टाइनल जूस है, उसमें कुछ एंजाइम होता है जो कि फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट को और तोड़ देता है पूरे सिंपल सिंपल सब्सटेंस में, ठीक है। और इतना सिंपल सिंपल सब्सटेंस में तोड़ देता है, उनका केमिकल स्ट्रक्चर को तोड़ तोड़ के उनको इतने सिंपल सब्सटेंस में तोड़ देता है कि वो हमारे ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है, खून में जाके वो मिल जाता है, उसका पोषक तत्व सब, ठीक है। अब लार्ज इंटेस्टाइन की बारी है। खाना का वो पार्ट जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में अब्सॉर्ब नहीं हुआ, खाना बॉडी बेकार चीजों को अलग कर ही देता है,
तो अच्छी चीज़ों को तो खाने बॉडी ने ले लिया स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब जो चीज़ उसने अब्ज़ॉर्ब नहीं किया, साथ ही बहुत सारा पानी भी है खाने में, वो आ गया कहाँ पे? लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है? यहाँ पे एक्सेस वाटर को बॉडी फिर से अब्ज़ॉर्ब कर लेता है, क्योंकि बॉडी को पानी की ज़रूरत है। और जो उसके बाद जो रिमेनिंग पानी है और जो सॉलिड वेस्ट पार्ट है खाने का, जिसको बॉडी अब नहीं ले रहा है, वो बॉडी से निकल जाता है फेसेस के रूप में, स्टूल, यूरिन, ये सब के रूप में निकल जाता है, ठीक है? डाइजेस्टिव प्रोसेस के एंड में डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या हुआ? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट जो है वो सिंपल सब्सटेंसेस में ब्रेक हो गया और बॉडी अब्सॉर्ब किया, ठीक है? अब आप यहाँ पे एक टेबल बना हुआ है, उसमें आप देखेंगे कि कौन सा पोषक तत्व है? कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन के बाद किस रूप में बदल गया? ग्लूकोज, फ्रक्टोज और ग्लैक्टोज में बदल गया, जो कि सिंपल शुगर का रूप होता है। ग्लूकोज, फ्रक्टोज और ग्लैक्टोज, जो कि बॉडी तुरंत एब्जॉर्ब कर लेगा। प्रोटीन किस में टूट के चेंज हुआ? अमीनो एसिड में। फैट किस में चेंज हो गया? फैटी एसिड में। ये सब डाइजेशन के बाद हुआ, ठीक है? और इसी तरह सेलुलोज और दूसरा तरह का फाइबर है। देखिए सेलुलोज क्या होता है? जैसे सलाद हम लोग जो खाते हैं या पेड़ का जो छाल सब होता है, वो सब सेलुलोज ही कहलाता है। वो जो है हमारा बॉडी उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, पर वो डाइजेशन में मदद करता है। वही जो घास खाने वाले जानवर होते हैं, उनका बॉडी वो सेलुलोज को डाइजेस्ट कर लेता है, घास वास को, पेड़ के छाल को, ठीक है? और जो फाइबर अंश है, जो कि फाइबर क्या होता है? जो हमारे खाने को, यही सलाद वगैरह जैसे चीज जो कि खाने को डाइजेस्ट करने में मदद करता है, पर बॉडी ले नहीं पाता है उनको। तो सेलुलोज और दूसरा फाइबर जो है वो कुछ डाइजेस्ट नहीं होता, उन पर कुछ इफेक्ट नहीं होता है, वो टूटते नहीं है और वो बॉडी से निकल जाते हैं फेसेस के रूप में, ठीक है? अब हम लोग आगे पढ़ते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड को, कि फूड आखिर एब्जॉर्ब कहाँ होता है। आपने रियलाइज किया, पढ़ा आपने कि फूड जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो रहा है। एंड में जो प्रोडक्ट है डाइजेशन का या जो पोषक तत्व है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से ही हमारा बॉडी यूज कर पाता है। कैसे? जब स्मॉल इंटेस्टाइन से वो ब्लड में चला जाए, ब्लड के पाइप में चला जाता है, ब्लड स्ट्रीम में। तो ये जो प्रोसेस है कि डाइजेस्टेड फूड या पोषक तत्व, न्यूट्रिएंट, इंटेस्टाइनल वॉल से, इंटेस्टाइन की दीवारों से ब्लड स्ट्रीम में चला जाएगा। इस पूरे प्रोसेस को एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड कहते हैं, ठीक है? ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो दीवारें हैं वो बहुत सारे उसमें ऐसे घुमे घुमे हैं, ऐसे ऐसे परत 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 तो नहीं, ऐसे टेढ़े मेढ़े टाइप के हैं, हाँ, फोल्ड है उसमें। और उसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, उसमें हमारी उंगलियों के जैसे लंबे लंबे निकले हुए हैं, जिनको विलाई हम कहते हैं, ठीक है? कांटे कांटे जैसे निकले हुए हैं। और वही विलाई जो है वो पूरा बहुत जगह बना देते हैं कि फूड इंटेस्टाइन के वाल से एब्जॉर्ब होकर ब्लड स्ट्रीम में चला जाए, ठीक है? ज्यादातर जो न्यूट्रिएंट सब है वो हमारे, ज्यादातर न्यूट्रिएंट जो है स्मॉल इंटेस्टाइन के ऊपर ऊपर के पार्ट से ही एब्जॉर्ब होके चला जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन की लोअर पोर्शन से, मतलब नीचे जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वहां से नहीं एब्जॉर्ब होके ऊपर ऊपर जो स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है वहीं से एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है? आपके बुक में वहाँ डायग्राम में भी सब कुछ ये दिखाया गया है कि कहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है? एंड प्रोडक्ट क्या है कि डाइजेशन का, कि न्यूट्रिएंट सब जो है वो ब्लड स्ट्रीम में जाए। ये ब्लड जो है ये पोषक तत्व को लेके कहाँ पहुंचाता है? बॉडी के सेल में पहुंचाता है। और ये हर एक सेल के पास जब ये पोषक तत्व पहुंच जाते हैं तब ये वहां पे एनर्जी रिलीज करते हैं ताकि हर सेल अपना काम कर सके। फूड को यूटिलाइज कैसे किया जा रहा है? यूटिलाइजेशन ऑफ फूड, फूड को यूटिलाइज करने के लिए ताकि अलग अलग कार्य बॉडी अपना काम कर सके। एब्जॉर्ब फूड का जो न्यूट्रिएंट होता है, पोषक तत्व, वो होता है किससे? जो खाना हम खा रहे हैं उसके पोषक तत्व जो होते हैं वो, उनमें कुछ केमिकल चेंजेस आता है, या तो वो पोषक तत्व और भी टूट जाते हैं और एनर्जी रिलीज करते हैं, या फिर उनको मिला के और बड़ा बड़ा कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बनाया, जैसे प्रोटीन टाइप का कुछ बनाया जाता है जो कि सेल को मदद करता है, ठीक है? अब है एक मेटाबॉलिज्म, एक जनरल टर्म है। जितना भी केमिकल चेंज हमारे सेल में हो रहा है आफ्टर द एंड प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन आर अब्सॉर्ब, डाइजेशन के बाद जितना भी पोषक तत्व हमारा बॉडी एब्जॉर्ब कर लिया है उसके बाद सेल में पहुंचा है वो पोषक तत्व, और वहां जाके जो केमिकल चेंज हो रहा है उसको मेटाबॉलिज्म कहते हैं। दो तरह के से होता है कि एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस सिंपल सिंपल पदार्थों में बदल जाए, या फिर सिंपल सिंपल पदार्थ मिलके कॉम्प्लेक्स बना दे, ठीक है? तो जो कॉम्प्लेक्स सिंपल में टूट जाता है वो कैटाबॉलिज्म होता है, जो सिंपल मिलके कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बनाता है उसको एनाबॉलिज्म होता है, ठीक है? तो इस यूनिट में हम लोग और पढ़ेंगे कि फूड का सोर्स कहाँ है, फंक्शन क्या है, कार्बोहाइड्रेट का, पानी का क्या फंक्शन है, ये सब हम लोग करेंगे। आज के लिए इतना ही, DEC2 के लिए इतना ही। जल्दी हम DEC2 के नए वीडियो में मिलेंगे। मेरे वीडियोस को जरूर देखते रहे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।